जो मेजर पैरामीटर्स होते हैं जिस पे कंसोर्शियम आपको चेक करता है, दैट इज कहीं भी जोन आउट हो गए, एक लाइन मिस हो गई, एक क्वेश्चन कहाँ निकल जाता है समझ ही नहीं आता। आई थिंक क्लैट 2026 में यही चीज़ ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, बिकॉज आपके कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक्स थे। मैम जो पैसेज आता है उसमें प्रिंसिपल्स भी रहते हैं और फैक्ट भी गिवन होता है, Right. तो इन दोनों को कैसे अप्रोच करना है? कंसोर्शियम बहुत बार एक एक वर्ड के चक्कर में वो प्रिंसिपल में कुछ पलट देता है। मेरे को क्या लॉ लगाना है, अगर मुझे वही समझ नहीं आया तो फैक्ट्स की सिचुएशन समझने का कोई फायदा नहीं। तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी क्लैट 2027 की प्रिपरेशन स्टार्ट की है और लीगल रीजनिंग सेक्शन को लेके बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे ना। सो आज इन्हीं सारे डाउट्स को आंसर करने के लिए वी हैव सुरभि मैम विद अस। हाय मैम। हाय मानसी। हाय मैम, सबसे पहले तो लीगल रीजनिंग सेक्शन कौन से स्किल्स टेस्ट करता है क्लैट पेपर में? ओके, सो लीगल रीजनिंग में फॉर क्लैट पर्सपेक्टिव आते हैं 5 to 6 पैसेजेस फॉलोड बाय 5 to 6 क्वेश्चंस। तो यूजुअली अभी तक होते थे 32 क्वेश्चंस, इस बार क्लैट 2026 में आए 30 क्वेश्चंस, बट उतने ही नंबर ऑफ पैसेजेस। जो मेजर पैरामीटर्स होते हैं जिस पे कंसोर्शियम आपको चेक करता है, दैट इज वन, हाउ वेल यू अंडरस्टैंड द पैसेज, ऑल्सो कितनी जल्दी हमें पैसेज समझ आ रहा है, क्योंकि जब तक हमें पैसेज समझ नहीं आएगा क्वेश्चन का एस्पेक्ट नहीं हो पाएगा। सेकंड, द कंसंट्रेशन एस्पेक्ट, कहीं भी जोन आउट हो गए, एक लाइन मिस हो गई, एक क्वेश्चन कहाँ निकल जाता है समझ ही नहीं आता। और फिर बाद में जो बच्चों को भी मॉक्स देंगे रियलाइज होगा कि मैम ये लाइन तो कब निकल गई पता ही नहीं चला। तो इस एस्पेक्ट में कंसंट्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग वुड बी टू वेरी बिग पैरामीटर्स जो बच्चों को स्टार्टिंग से ही काम करना होगा। ठीक है। तो लीगल रीजनिंग सेक्शन की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है आइडियली? ओके, तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दैट इज योर कॉन्सेप्ट। अक्सर बच्चा यहाँ पे इस एस्पेक्ट में रहता है कि पैसेज में सब आएगा ही तो मैं क्यों पढ़ूँ, बट योर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक क्लैट 2026 में यही चीज़ ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, बिकॉज आपके कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक्स थे उसमें से ही ऐसे एक्स्ट्रा नॉलेज वाले क्वेश्चंस आ गए थे। एंड उससे पहले भी अगर हम देखें तो इफ़ यू नो अबाउट what is happening around in the passage, जो concept है वो help करता है। तो concept would be your top most priority. Then your reading skills are very important. तो उसके लिए भी बच्चों को daily articles पढ़ने start कर देने चाहिए। Do not wait for May or June to start this particular thing. Start from the day you are starting the preparation, कि आप reading from the sites like The Wire, Bar and Bench, Live Law, लीगल सर्विसेज इंडिया, द गार्डियन, आप इनसे अपनी रीडिंग स्टार्ट कर दो। सो योर कॉन्सेप्ट्स, योर रीडिंग इज समथिंग दैट यू नीड टू स्टार्ट विथ फॉर योर लीगल रीजनिंग सेक्शन। ओके, बट क्या प्रायर नॉलेज नीडेड रहता है while answering questions in the legal reasoning section? सो द गाइडलाइन से और द पेपर पैटर्न सेट कि एज सच रिक्वायर्ड नहीं होता। लास्ट ईयर वी हैड 5 to 6 क्वेश्चंस जो हमारी लीगल जीके सॉर्ट ऑफ में आए थे। सो इट वाज नॉट कि मेरे को ये पता होना चाहिए कि कंसेंट कहाँ पर क्या अप्लाई होगा, या मैं अब फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट का है तो थेफ्ट में अगर मेरे को मूवेबल प्रॉपर्टी गिवन है मैं उतने तक ही अप्लाई करूंगी, उसके आगे नहीं जाऊंगी। जितना प्रिंसिपल में गिवन है उतना। बट लीगल जीके के एस्पेक्ट से येस, थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर क्लैट 2027, इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, केसेस, आर्टिकल्स। एंड ये चीज़ हम लोग अब क्लास में भी बताते हैं कि थोड़ा सा अप्रोच ऐड हो जाएगा फॉर अ क्लैट प्रिपरेशन फॉर 2027। तो यहाँ पर लीगल कॉन्सेप्ट्स के एस्पेक्ट से एक्स्ट्रा नॉलेज अप्लाई नहीं करनी है, बट लीगल जीके लाइक अमेंडमेंट्स, योर इम्पॉर्टेंट केसेस, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, वहाँ हमें थोड़ा सा ग्रिप बना के रखनी होगी। मैम जो पैसेज आता है उसमें प्रिंसिपल्स भी रहते हैं और फैक्ट भी गिवन होता है, तो इन दोनों को कैसे अप्रोच करना है? तो सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रिंसिपल और समझना है प्रिंसिपल, क्योंकि मेरे को क्या लॉ लगाना है, अगर मुझे वही समझ नहीं आया तो फैक्ट्स की सिचुएशन समझने का कोई फायदा नहीं। तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल और द पैसेज फॉलोड बाय द क्वेश्चन। और जब आपको प्रिंसिपल समझ आ गया तो सिचुएशन इज जस्ट लाइक अ स्टोरी जिसमें मेरे को एक प्रिंसिपल अप्लाई करना है। तो प्रायोरिटी प्रिंसिपल एंड देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट। और उसके बाद ऑप्शंस हमारे 4 रहेंगे। यूजुअली 2 येस के होते हैं, 2 नो के होते हैं। सो उसके एस्पेक्ट में भी हमें जैसे जैसे हम मॉक्स अटेम्प्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ हमें रीजनिंग के एस्पेक्ट्स में आइडिया लगता जाएगा कि किस तरीके की रीजनिंग सही है और कैसी गलत। ओके,
एंड मैम व्हाट इज CLK? स्टूडेंट को कैसे अप्रोच करना है CLK की प्रिपरेशन? तो सबसे पहला आई गेस कंफ्यूजन यही होता है कि CLK सुना है बहुत जगह कि करना है करना है करना है, पर बच्चा ये कंफ्यूज होता है तो होता क्या है. तो CLK इज करंट लीगल नॉलेज, एज इन द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, द इम्पॉर्टेंट लीगल कॉन्ट्रोवर्सीज, इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल अभी पॉक्सो को लेके एक रोमियो जूलियट क्लॉज के बारे में बात हो रही है. तो एग्जैक्टली पॉक्सो क्या है दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, ये क्लॉज क्या है दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. कई बार ऐसा होता है कि कंसोर्शियम कुछ ऐसा पिक कर लेगा फ्रॉम पॉक्सो इटसेल्फ, और तो किसी भी लीगल एस्पेक्ट के अराउंड जो पॉइंटर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, वो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है. जैसे भी रिजर्वेशन के एस्पेक्ट में बहुत चल रहा है, तो रिजर्वेशन के एस्पेक्ट में व्हाट एग्जैक्टली इज क्रीमी लेयर, ऑल ऑफ दिस इज समथिंग वी डू इन आवर CLK सेशंस. तो एक्चुअली पहले CLK का बहुत इंपॉर्टेंस रहता था. अब लास्ट ईयर आया कॉन्स्टी से, बट यू नेवर नो व्हेन दैट थिंग कम्स बैक, एंड नोइंग द लीगल हैपनिंग्स अराउंड यू, आई थिंक दिस इज समथिंग जो आपको GK में भी हेल्प कर सकती है. तो विन विन फॉर बोथ साइड. एंड कुछ क्वेश्चंस मॉक से रिलेटेड हैं, तो मॉक अटेम्प्ट करते टाइम एक पैसेज को लीगल सेक्शन में कितना टाइम देना चाहिए आइडियली? आई थिंक सबसे पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मॉक्स अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो, बिकॉज बच्चे अक्सर ये सोचते हैं कि एक दो टॉपिक हो जाए या सिलेबस क्या होगा, बिकॉज हम उसी चीज़ से हैबिचुअल है स्कूल्स में. बट स्टार्ट विद द मॉक्स, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा जब तक कि आता कैसा है पेपर, तब तक हमें डायरेक्शन ऑफ प्रिपरेशन नहीं मिल पाएगी. अब हाउ टू गो अबाउट द पैसेजेस इज कि अगर मान लो एक पैसेज में 6 क्वेश्चंस है, तो वी यूजुअली हैव टू टेक 6 to 7 minutes, जो आइडियल टाइम होता है फॉर अ पैसेज. पर क्योंकि बच्चा अभी रीडिंग हैबिट से हैबिचुअल नहीं है, या फिर हमारे कॉन्सेप्ट से हैबिचुअल नहीं है, उसके लिए लीगल बहुत नया है, तो उसे 8 to 9 minutes भी लगेंगे, जिसमें बच्चे को डरने की जरूरत नहीं है. इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट. At this point of time, lesser attempts with understanding of how to go about it and accuracy is, I think, what the student should focus on at this point of time. तो आपको अगर टाइम देना है, अभी 8.5 minutes तक भी जा रहा है, तो इट्स वेल इनफ. पर हम इसे रिड्यूस करेंगे टू 6.5 to 7 minutes. क्या पैसेज से पहले क्वेश्चंस रीड कर ले अगर स्टूडेंट्स, तो वो हेल्पफुल रहेगा किसी सेंस में? नहीं, ठीक है. क्योंकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं तो चलो फिर भी हम एक बारी के लिए सोच सकते हैं कि हमने पहले क्वेश्चन देख लिया, फिर उसके बाद पैसेज में एक आइडिया हो जाता है, जैसे हम बचपन से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते आ रहे हैं. पर मान लो वो लेंदी 22-23 पैटर्न वाले क्वेश्चंस आ गए, फैक्ट सिचुएशंस आ गई, तो डबल टाइम लगेगा, क्योंकि अब तुम हर क्वेश्चन की सिचुएशन तो याद नहीं रख पा रहे हो. इसलिए लीगल के लिए इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि पहले क्वेश्चंस फिर पैसेज. इट इज़ ऑलवेज पहले पैसेज अच्छे से समझो, देन क्वेश्चंस. और क्वेश्चन पढ़ने के बाद 4 ऑप्शंस, जैसे आपने बोला 2 येस 2 नो में रहते हैं. कई बार ऐसा होता है कि बच्चा 2 ऑप्शंस में फंस के रह जाता है, येस नो तक पहुंच गया बट रीजनिंग नहीं समझ में आई. तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? आई थिंक दिस इज़ वन प्रॉब्लम जो बच्चे सबसे ज़्यादा फेस करेंगे, क्योंकि येस नो तक हम पहुंच जाते हैं. तो यूजुअली ये होता है कि जो 2 ऑप्शंस है उसमें एक ऑप्शन होता है प्रिंसिपल बेस्ड, प्रिंसिपल एज इन जो मेरी पैसेज की लैंग्वेज अराउंड है, और एक ऑप्शन होता है जो फैक्ट बेस्ड है, एज इन द सिचुएशन जो मेरे क्वेश्चन में गिवन है. तो यहाँ पर पहली प्रायोरिटी होती है, क्योंकि हम लीगल रीजनिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लीगल प्रिंसिपल वाला. पर एक चीज़ जो ध्यान रखनी है, दैट इज प्रिंसिपल सही होना चाहिए. कंसोर्शियम बहुत बार एक वर्ड के चक्कर में वो प्रिंसिपल में कुछ पलट देता है. So a correct principle वाला reasoning is our priority, followed by the fact based. That way. Suggestive answers choose नहीं करने हैं. ठीक है. जिसमें शायद ऐसा हो जाता तो ये इंसान liable होता. Maybe अगर इसने ये प्रॉपर्टी यहाँ से उठाई होती तो थेफ्ट होता. नहीं, हमें प्रॉपर रीजन देना है कि मेरा आंसर क्यों यस या क्यों नो है. तो अगर डेली प्रैक्टिस करना है लीगल रीजनिंग की, तो आइडियली कितने पैसेजेस या क्वेश्चंस हमें रोज अटेम्प्ट करने चाहिए? A student can start with 2 to 3 passages at this point of time as well, because बहुत सारे students अभी स्कूल गोइंग होंगे, तो उसके अराउंड डेफिनेटली आई गेस आप 2 to 3 पैसेजेस भी लीगल के कर रहे हैं, दैट इज ऑल राइट. अगेन आई वुड से कि स्टार्टिंग में आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि आपको पैसेज या उस असाइनमेंट क्या पर्सपेक्टिव है वो समझ आ रहा है कि मैं क्यों प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ताकि मैं एनालाइज कर पाऊँ अपनी टाइम, स्पीड एंड एक्यूरेसी. तो ये चीज़ पे फोकस करो. अभी ये मत फोकस करो कि मेरे तो इतने सारे गलत चले गए और मैं नहीं कर पाऊंगा. तो 3 प्रैक्टिस करो पैसेजेस, पर अच्छे से करो. आई थिंक जब तुम्हें
आदत हो गई है इतने क्वेश्चंस की, इतने पैसेजेस की, देन यू कैन शिफ्ट टू पूरा असाइनमेंट सॉल्व करो. जो RSMs है बच्चों की, जो होमवर्क वाली RSMs है, वहाँ से आप पूरा असाइनमेंट सॉल्व करो, बट टाइमर लगा के. If you're already habitual of reading, so you can straight away start with one assignment every alternate day, because all subjects भी हैं, तो मैं legal के लिए उतना biased नहीं होंगी, तो every alternate day you can start with one assignment, but very strictly timer based. Okay. मैम एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि ऑप्शंस पढ़ते समय बहुत ओवर थिंक करने लग जाते हैं, तो उससे कैसे डील करना है? ओवर थिंकिंग तो आई गेस बच्चों को शायद थोड़ा सा कॉपीराइट टाइप्स करा लेना चाहिए, और लीगल में तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैम मुझे तो इस लॉ के बारे में ये भी पता था, यहाँ तो ऐसा नहीं है. या फिर समटाइम्स हम बहुत इमोशनली ड्रिवन हो जाते हैं कि मैम वॉयलेशन तो हो रहा है ना, बट वी हैव टू जस्ट रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू द प्रिंसिपल. मैं बच्चों को बहुत बार क्लास में भी बोलती हूँ दैट दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर यू टू डिलीवर द जस्टिस, दिस इज ओनली फॉर यू टू टेल द एग्जामिनर कि तुम्हें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आता है. तो रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू द प्रिंसिपल्स. ओवर थिंकिंग के पैरामीटर्स ये होते हैं, शायद बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, शायद कॉन्सेप्ट याद नहीं है, वो चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करके सिर्फ अपने आप को प्रिंसिपल या पैसेज तक रखो. अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो रही है कि शायद ये हो या शायद ये, वन ऑफ अनदर थिंग्स दैट कुड हेल्प इज पैसेज को रेफर बैक कर लो. कई बार बच्चे ना 2 ऑप्शंस में अक्कड़ बक्कड़ी करते रह जाते हैं और वहाँ 1-2 मिनट चले जाते हैं. इतने में पैसेज को रेफर करो, लाइन देखो, पढ़ो और उसके अकॉर्डिंग आंसर टिक करो. तो ओवर थिंकिंग भी टैकल हो जाएगी और रीजनिंग एरर भी नहीं होगा. राइट. एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा. इनिशियली जब बच्चे मॉक्स देना स्टार्ट करेंगे, ऑफ कोर्स दे विल मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, राइट? तो अब इसको एनालाइज कैसे करना है? एनालिसिस के लिए सबसे पहले तो ये चेक करो कितने सही गए कितने गलत, और ये काउंट करते ही डिमोटिवेट होके मॉक को साइड पे मत रख दो. अपना मॉक सबसे पहले जितना अटेम्प्ट नहीं हुआ है पहले उसे देखो कि हाँ ये मेरा अटेम्प्ट नहीं हुआ था, आप पहले उसे पूरा अटेम्प्ट कर लो. ठीक है. फिर उसके बाद जो आपने अटेम्प्ट किए हैं वो पैसेजेस आप फिर से पढ़ो, क्योंकि वहां पर मैंने सिर्फ क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ा, बट मे बी दिस पैसेज कुड बी इम्पोर्टेंट, ये मेरे लिए बाद में आए, तो मुझे समझ आना चाहिए कि ये पैसेज मुझे कितना समझ आया नहीं आया. देन यू हैव मॉक एनालिसिस होता है, वहाँ से समझ आ जाएगा. DCS है, आप फैकल्टी से पूछिए वहाँ पर, जिसमें वहाँ समझ आ जाएगा. तो स्टेप 1 वुड बी कि आप सिर्फ स्कोर्स कैलकुलेट कीजिए. स्टेप 2 अटेम्प्ट करो वो जो अनअटेम्प्टेड रह गया, छूट गया, जो इस टाइम पे बहुत होगा. 2 पैसेज भी छूटते हैं बच्चों के, 3 भी छूटते हैं. थर्ड इज जो पैसेजेस तुमने अटेम्प्ट किए उन्हें फिर से पढ़ो. ठीक है. इवन फॉर द करेक्ट आंसर्स रीजनिंग चेक करो कि मैंने जिसके चक्कर में आंसर टिक किया पक्का वही रीजन एंड आंसर की. मैं आंसर की ऐसे फालतू में प्रिंट नहीं होती, इसी चीज के लिए होती है. जहाँ गलत ऑप्शन है वहां तो चेक करना ही है कि क्यों गलत गया. ऑल दीज थिंग्स. ऑल्सो अब जैसे मॉक 1 में द पॉइंट वाज कि हमने एक्स्ट्रा नॉलेज के क्वेश्चंस भी डाले, नोइंग द पैटर्न ऑफ क्लैट 2026. तो अब बच्चे ये भी परेशान है कि मैम ये तो नहीं पता था कि ये कौन सा आर्टिकल है या इलेक्शंस का कौन सा पार्ट है. तो वहां पर एक नोट्स जो आपके लीगल रीजनिंग के है मेंटेन करने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं, उसी में ही जस्ट डेडिकेट अ पेज टू ऑल द केसेस एंड अमेंडमेंट्स और द पार्ट्स जो तुमने मॉक से सीखे वहीं पे लिखते जाओ. वीकली उन्हें रिवाइज कर लो, वी आर गुड टू गो. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू मानसी.